इस वीडियो में ना बेटा आपको शॉर्ट रिकैप में बताऊंगा जितने भी आपके नेट के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उन एक्सपेरिमेंट में से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में क्या करना है ना कि एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, तो आपको ए स्क्वायर और टाइम में ग्राफ बनाना है, ठीक है, ए स्क्वायर और टी में, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि सिंपल पेंडुलम में ये आपका सिंपल पेंडुलम का सेटअप है, ठीक है ना। ये आपका एक स्ट्रिंग है, ये आपकी एक बॉब है, ये ऑसिलेशन कर रहा है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है T02 पाई अंडर रूट L/G, ठीक। यहाँ पे जो L होता है L इफेक्टिव होता है। L इफेक्टिव का मतलब ये होता है ना कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से लेके बॉब के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला है L+R, ठीक है, ये L इफेक्टिव का। अच्छा आ जाते हैं इस पे, ठीक। अब देखिए इसमें करना क्या है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो भी आप लोग टाइम पीरियड वगैरह निकालते हो वहां पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो जो आपका ऑसिलेशन होता है वो अनडैम्प्ड होता है ना, मतलब किसी तरह का कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक। तो उस समय रिस्टोरिंग फोर्स लगता है F = -kx। लेकिन इस वाले टॉपिक में ना हम लोग को क्या करना है कि इसमें हमको डैम्प्ड ऑसिलेशन डिस्कस करना है। प्रैक्टिकली अगर हम बात देखें तो जैसे जैसे आप जैसे मान लीजिए ऑसिलेट करके छोड़ दी है ना, तो एयर के रेजिस्टेंस की वजह से या अदर फैक्टर की वजह से ना वहां पे जो उसका एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं हो, टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, मतलब डैम्प्ड ऑसिलेशन का। प्रैक्टिकली ऑसिलेशन डैम्प्ड होता है, अनडैम्प्ड नहीं होता है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। और एम्पलीट्यूड कम होगा तो उसके लिए इक्वेशन है A = A0 e⁻ BT/2m, जहां पे B डैम्पिंग कांस्टेंट है, T टाइम है, M मास है, ठीक। अब इस इक्वेशन को यूज करके अगर AT में ग्राफ बनाए तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। अच्छा हमको पता है SHM का जो एनर्जी होता है हाफ के A² है ना, एक की वैल्यू उठा के अगर ये वाली वैल्यू रख देते हैं तो ये इक्वेशन बना। और एनर्जी और टाइम में अगेन ग्राफ पूछे तो अगेन ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ ग्राफ बनेगा। तो हमने ग्राफ दो बार बनाया है, एक बार एम्पलीट्यूड और टाइम में और एक बार एनर्जी और टाइम में, ठीक है। अच्छा अब ये जो भी हम बना रहे हैं बेटा ये सारी चीजें डैम्प्ड ऑसिलेशन की हैं, ठीक है, अनडैम्प्ड की नहीं है, डैम्प्ड की है। अच्छा इसे में अगर मान लीजिए कुछ और बोले, जैसे मान लीजिए लिखा है A = A0, ठीक है, A की वैल्यू A0 e⁻ BT/2m है, ठीक है। अब इसी में अगर क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, तो क्या लिखेंगे log A = ठीक है, ये वाला फैक्टर पहले लिखते हैं, तो -BT/2m log E अब प्लस log A0, ठीक है। तो अगर अब मान लीजिए log A में अगर कहा ग्राफ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे ग्राफ पूछ रहा है log A में और टाइम में, तो इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इसका ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये इसके पॉसिबल क्वेश्चंस हैं। उसके बाद क्या है कि अगर ऑसिलेशन हमारा डैम्प्ड नहीं है ना, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है, तो एम्पलीट्यूड और टाइम का ग्राफ ये बनेगा, किसी तरह का कोई एम्पलीट्यूड में लॉस नहीं होगा, एनर्जी टाइम ये बनेगा, ठीक है। सेकंड पेंडुलम क्या होता है, कोई भी ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको हम लोग सेकंड पेंडुलम कहते हैं। नहीं क्विक रिवीजन है आप लोग के लिए बेटा ना, एक फॉर्मूला मैंने यहां लिखा है कि A = A0 1/2πn, n जो है ना, ये है आपका टोटल टाइम, ठीक, और अपॉन डिवाइडेड 1 हाफ लाइफ टाइम, है ना। जैसे मान लीजिए कह रहा है कि 2 सेकंड में, सपोज दैट कि कहीं पे 2 सेकंड में जो एम्पलीट्यूड है हाफ हो जा रहा है और इनिशियल एम्पलीट्यूड A0 है, तो पूछा 10 सेकंड के बाद बताइए एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो देखिए 10 सेकंड के बाद मतलब टोटल टाइम 10 है और हाफ लाइफ टाइम 2 है, तो n की वैल्यू यहां से 5 आ गई, और उठा के अगर इस वैल्यू को यहां पे 5 रखते हैं तो 1/2π/5 मतलब A0 बाई 32 टाइम्स आएगा। ये आपका पहला एक्सपेरिमेंट हो गया सिंपल पेंडुलम का एनर्जी डिसिपेशन का या एम्पलीट्यूड डिसिपेशन का। मीटर स्केल, ठीक है। मीटर स्केल क्या होता है, 1 मीटर की स्केल होती है, 1 मीटर की स्केल होती है जिसका लेंथ 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर है ना। इस टॉपिक में करना क्या है, मीटर स्केल को यूज करके हमको किसी भी गिवन मास का अननोन बॉडी का मास निकालना है, ठीक है। तो दो चार बात याद रखेंगे कि यहाँ पे जब भी स्केल की बात करेगा मीटर स्केल की बात करेगा। मीटर स्केल कहे तो समझ जाएंगे 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है। मीटर स्केल का अगर कभी वेट दे दिया तो मीटर स्केल का जो वेट होता है उसके सेंटर में ही हमेशा बैलेंस होगा, ठीक है। अच्छा इसका प्रिंसिपल क्या है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होता है, ठीक है। मतलब जितने क्लॉकवाइज मोमेंट होंगे उनको एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से इक्वेट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए स्केल है, ठीक है, ये इसका वेज है सेंटर में, और ये आपका हमारा अननोन मास है जिसका वेट निकालना है, ये स्मॉल m है, ये x डिस्टेंस पे है, ठीक। और यहाँ पे एक गिवन मास है जो आपको पता है, ठीक है, इसका मास कैपिटल M है, ये y पे है। अब इसका वाला मोमेंट और इसका मोमेंट दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहां से हमारे स्मॉल m की वैल्यू होगी। एकदम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है ना। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास वाले हैं। 2-4 बातें याद रखनी है। पहला बात याद रखना इस रिलेटेड क्वेश्चन का कि जितना क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा, और जब भी स्केल का मास वगैरह देगा तो स्केल का मास हमेशा कहां पे बैलेंस होगा, उसके सेंटर में बैलेंस होगा ना।
है बेटा वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर को यूज करके ना किसी भी आपका जो वेसल है या कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसका डायमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में दो टाइप्स के स्केल हैं। ठीक है, एक आपका हमारा मेन स्केल है और एक आपका वर्नियर स्केल है ना। मेन स्केल पे एक एक ये जो ब्लॉक है ना ये 1 सेंटीमीटर के, उसके अंदर 10 मिलीमीटर है। ठीक है, 10 गैप्स है। ठीक, अच्छा ये आपका लोअर जॉ है। ठीक है, लोअर जॉ का काम होता है एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना, और ये अपर जॉज है, इसका काम होता है ना हमारा इंटरनल डायमीटर को मेजर करना। ये स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, अच्छा अब इसका लीस्ट काउंट का फॉर्मूला जो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन में से 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को आप माइनस कर देंगे तो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ठीक है, लीस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला है। अब इस पे स्केल रीडिंग अगर लेनी है तो जैसे मान लीजिए अगर स्केल रीडिंग आपको इसका लेना है तो स्केल रीडिंग के लिए क्या करते हैं, सपोज दैट मान लीजिए इसमें स्फीयर आपने कुछ लगा दिया। ठीक है, तो इसके 0 से पहले जितना ये दिख रहा है, जो चीज ये दिख रही है वो आपके मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग होगी, है ना। अब देखिए वर्नियर का ये लाइन और वो मेन की जो लाइन है, कौन सी ऐसी लाइन है जो एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर रही है, वो निकाले। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 चौथा वाला कॉन्साइड किया तो ये आ गया वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट कर दीजिएगा प्लस एरर कर दीजिएगा, प्लस माइनस एरर। फिर से कह रहे हैं मेन वर्नियर के 0 से पहले जितना दिखा वो सारा मेन स्केल रीडिंग है। ठीक, वर्नियर की कौन सी लाइन और मेन की कौन सी लाइन एक दूसरे के ऊपर हेड टू हेड है वो वर्नियर स्केल रीडिंग है, उसमें लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई करेंगे और एरर को प्लस माइनस कर देंगे। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ये आपके रीडिंग का फॉर्मूला हो गया किसका, वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर में चेक करना है एरर। एरर कैसे चेक करते हैं, क्या करते हैं, इसके दोनों जॉस को ना सटा दीजिए, ये दोनों एकदम सटा दीजिए। ठीक, अगर दोनों जॉस को सटाने पे वर्नियर का 0 और मेन का 0 कॉन्साइड करता है, जैसे एक के ऊपर एक हेड आता है ना, मतलब कि इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं है। ठीक है, हमारा जो भी रिजल्ट मिलेगा इससे सही मिलेगा। लेकिन अगर मेन का 0 वर्नियर के 0 से थोड़ा आगे है तो इसके अंदर हमारा पॉजिटिव एरर है। ठीक, अब एक आगे है तो एक एरर नहीं होगा, होगा क्या, देखिए इसमें कौन सी लाइन कॉन्साइड करी। जैसे मैंने ये पॉइंट रखा है कि 1 2 3 4 वाले कॉन्साइड कर रही है, तो जो भी कॉन्साइड किया इनटू लीस्ट काउंट दैट इज 0.4 मिलीमीटर आ गया, ये पॉजिटिव एरर है। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं क्या करेंगे, दोनों जॉस को सटा देंगे और अगर मेन का 0 वर्नियर के 0 से आगे है तो पॉजिटिव एरर है। कितना एरर है, जितना पॉइंट कॉन्साइड किया ये वाला कॉन्साइड करा इनटू लीस्ट काउंट। वैसे इसमें देखिए इसमें आपका वर्नियर के 0 आगे है तो इसके अंदर नेगेटिव एरर है। अब इसके अंदर नेगेटिव एरर है, देखिए कौन सा कॉन्साइड कर रहा है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 सेवेंथ वाला इसका हमेशा देखिएगा, वर्नियर वाला देखिएगा ना, सेवेंथ वाला कॉन्साइड कर रहा है तो इनटू लीस्ट काउंट, तो इसका नेगेटिव एरर आ गया। और एरर को हमेशा उसके साइन के साथ ही लिखेंगे, तो ये आपका वर्नियर कैलिपर हो गया। ठीक है, हमको बेटा डिस्कस करना है स्क्रू गेज, है ना, स्क्रू गॉज। ठीक, इसका जो काम होता है ना कि किसी भी वायर का डायमीटर वगैरह मेजर करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपका इसमें ये मेन स्केल है, एक ये आपका सर्कुलर स्केल है। जैसे वर्नियर कैलिपर में 2 होता था, एक मेन होता था एक वर्नियर होता था, वैसे यहाँ पे मेन है और सर्कुलर है। इसके मेन स्केल पे जो भी गैप्स होते हैं वो जनरली मिलीमीटर में होते हैं, बाकी आपका डिवीजन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप इस स्केल को घुमाओगे ना ये स्केल घूमेगा और आगे भी जाएगा, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ये डिस्टेंस आगे चलेगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड पिच। ठीक है, सर्कुलर स्केल को घुमाइए एक कंप्लीट रोटेशन में जितना ये आगे जाएगा उस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे पिच। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच को डिवाइड कर दीजिए, पिच को डिवाइड कर दीजिए जितने नंबर ऑफ डिवीजन है आपके सर्कुलर स्केल पे, तो आपका क्या आ जाएगा, लीस्ट काउंट। फिर से बोल रहे हैं ना, एक सर्कुलर स्केल को आप घुमाइए, एक कंप्लीट चक्कर किया और कंप्लीट कोर्स रोटेशन करने में जितना भी ये आगे गया दैट डिस्टेंस मूव बाय द सर्कुलर स्केल इज कॉल्ड पिच, है ना। और लीस्ट काउंट का फॉर्मूला है पिच को डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। इसका रीडिंग का भी फॉर्मूला सेम ही है, बिल्कुल वैसे ही है। क्या करना है, जैसे देखिए मान लीजिए इसके बीच में आपने ना किसी वायर को ऐसा लगा दिया, ये कोई वायर ऐसा लगा दिया, फिक्स कर दिया। अब मेन पे जितनी लाइन देखी दैट इज मेन स्केल रीडिंग आ गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये मेन की लाइन है। मेन की लाइन सर्कुलर के जिससे भी कॉन्साइड की, जैसे यहाँ 75 कर रही है तो वो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग आ जाएगा इनटू लीस्ट काउंट और एरर। फिर से कह रहे हैं जब आपने इसको टाइट किया, टाइट करने पे मेन पे जहां तक दिखा दैट इज हमारा मेन स्केल रीडिंग है। अब ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन ऐसे बनाए हैं, ये वाली जो ऐसी लाइन है, ये वाली लाइन सर्कुलर के जिस पॉइंट पे भी कॉन्साइड करेगा वो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग होगा, इनटू लीस्ट काउंट कर देंगे, एरर को ऐड कर देंगे तो आपका रीडिंग आ जाएगा। ठीक है,
तो दो चीज़ हमने सीख लिया, ठीक है, दो चीज़ हमने सीख लिया। एक तो हमने इसका रीडिंग लिस्ट काउंट निकालना सीख लिया, और लिस्ट काउंट निकालने के साथ साथ इसका हमने वो रीडिंग निकालना सीख लिया। अब इसमें एरर आते हैं ना, फिर से भाई अगर आप पूरे इसको बंद कर दीजिए, टोटली ये पूरा क्लोज कर दीजिए ना, ये यहां तक आ जाए ना। क्लोज करने पे इस वाली लाइन से ये वाली लाइन से अगर सर्कुलर का जीरो कॉन्साइड करता है तो कहेंगे किसी तरह का कोई एरर नहीं है। लेकिन यही चीज अगर हमारा जो ये वाली लाइन है, मेन वाली लाइन है, और ये सर्कुलर का जीरो है, सर्कुलर का जीरो मेन वाली लाइन से अगर नीचे है तो पॉजिटिव एरर है। कितना एरर है? अब देखिए इस लाइन से जो भी कॉन्साइड किया, कौन सा कॉन्साइड किया? चौथा, इनटू लिस्ट काउंट, तो ये आपका एरर हो गया। लेकिन यही चीज जीरो अगर ऊपर हो जाएगा तो नेगेटिव एरर है, और कितना होगा? जितना इस लाइन से कॉन्साइड किया। इसके बाद वाला, इसमें ये बात जरूर ध्यान देना है कि कितना लाइन आगे है, ये गिनेंगे 3 इंटू 0.1, तो ये आपका नेगेटिव एरर आ गया। और ये फिर से एक बार बोल दे रहे हैं ना, इसको आपने टाइट किया इस वाली लाइन से, ये जो मेन वाली की लाइन है उस वाली की लाइन से अगर जीरो, मेन वाली की लाइन से जीरो कॉन्साइड किया तो कोई एरर नहीं है। मेन वाली की लाइन से अगर जीरो हमारा नीचे है तो हमारा क्या होगा? एरर होगा, पॉजिटिव एरर होगा। जितनी लाइन हमारा इसके नीचे होंगी इनटू लिस्ट काउंट होगा। और अगर वर्नियर ये सर्कुलर वाला जीरो मेन वाली लाइन से अगर ऊपर है तो नेगेटिव एरर, जितना लाइन ऊपर है इनटू लिस्ट काउंट कर देंगे तो ये आपका एरर आ जाएगा। और ये 1/100 टाइम्स ऑफ 1 मिलीमीटर का ये एरर मेजर करता है ना, मतलब इसकी एक्यूरेसी 0.01 mm के आसपास होती है। तो दो चीज पढ़ ली, वर्नियर कैलिपर भी पढ़ लिया, स्क्रू गॉज भी पढ़ लिया। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट है कि बेटा आपको ना ये रेजोनेंस ट्यूब को यूज करके क्या करना है, आपको स्पीड ऑफ साउंड निकालना है। ठीक, तो इस एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चन आता है पहले तो वो जान लीजिए कि आपका रेजोनेंस क्या होता है कि अगर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, किसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के अगर बराबर होता है तो एम्पलीट्यूड काफी हाई हो जाता है, और उस फिनोमेना को कहते हैं रेजोनेंस। फिर से कह रहे हैं ना, किसी भी बॉडी की, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी या किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी तो एम्पलीट्यूड बहुत हाई हो जाएगा, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, अच्छा अब इसका वेलोसिटी निकालने के लिए सारा apparatus है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके एक मेजरिंग फ्लास्क है, देखिए ये रिजर्वॉयर है, इसके अंदर पानी भरा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, और ये आपका एक स्केल लगा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि आप यहाँ पे एक टर्निंग फॉर्क रखेंगे, टर्निंग फॉर्क को रबर पैड पे हीट करेंगे, ठीक है, पटकेंगे, बीटिंग करेंगे और इसके मुंह पे लगाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा इस पे लेवल कम करेंगे। अब क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे कम होगी। जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी इस पानी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तुरंत ही इसके अंदर सब आ जाएगी। तो आप रीडिंग नोट कर लेंगे, एल आ गया, नोट कर लिया ना। अच्छा, यहाँ पे पानी है और बाहर एयर है तो ये बिहेव करेगा क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह। तो पहला ऐसा कुछ फिगर बनेगा, और यहाँ बना एंटी नोड और यहाँ बना नोड, और इनमें थोड़ा सा एयर बाहर रहता है, पढ़ा होगा। ठीक है, जब आपने ऑर्गन पाइप पढ़ा होगा तो पहला वाला ये जो लेंथ है L1 है, और इसके एरर मान लीजिए E है, तो L1 प्लस E इक्वल टू पहली फ्रीक्वेंसी आई तो λ/4 मान लिया। ठीक है ना, अब इसके लेवल को थोड़ा सा और कम करेंगे, पानी और नीचे ले जाएंगे, फिर एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे, तब हमारा लेंथ L2 आ जाएगा। फिर L2 प्लस E लिखेंगे तो L2 प्लस E 3 λ/4। अगर थोड़ा और नीचे करेंगे तब ऐसे ही रीडिंग आ जाएगी L3 प्लस E इज इक्वल टू क्या, 5 λ/4। ऐसे सोन करते जाएंगे, लेकिन इतना सारा नहीं करना है, 2-3 रीडिंग निकाल लीजिए। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गए, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप लैम्डा के L1 L2 आपको पता है, ठीक है ना, L1 L2 नोन है। हम पूरा एक्सपेरिमेंट रिपीट करते रहे। फिर से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, आपने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेना है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप लेने के बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा एयर भरा होगा, इसके माउथ पे टोनिंग फॉर्क लगाना है, रबर पैड पे बीट करना है, माउथ पे लगा देंगे। ठीक है, टोनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम होगी, जैसे जैसे टोनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कम होगी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी मिलेगी ट्यूनिंग फॉर्क की जो इस वाटर के नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे जो भी एयर बनना है उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी, तो अब आ जाएगी। ठीक है, तो उस समय आप रीडिंग नोट करेंगे कि आपका लेंथ हमारा कितना है, L1 है, और एयर थोड़ा बाहर होता है, जितना बाहर होता है उसको करेक्शन कहते हैं, इंड करेक्शन। तो L1 प्लस E की वैल्यू λ/4 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके लेवल को थोड़ा और नीचे करेंगे, करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि आपको आवाज ना आने लगे। अब फिर L2 पे फिर से आवाज आई, फिर से रेजोनेंस हुआ, तो ये हो गया। इसी तरह और करेंगे तो L3 प्लस E इज इक्वल टू ये आ जाएगा 5 λ/4। ऐसे आप कई सारे रीडिंग निकाल सकते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप लैम्डा निकाल लेंगे। लैम्डा निकालने का फॉर्मूला देखिए, इसको सॉल्व किए हैं तो ये आपके लैम्डा की वैल्यू आ गई है। देखिए L2 माइनस L1 इज इक्वल टू λ/2, लैम्डा निकालेगा 2 अप्लाई कर दें, और वेलोसिटी इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा। टर्निंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी लिखी होगी, वहां पे रख के आप वेलोसिटी निकाल लेंगे, और इन्हीं दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो इंड करेक्शन की वैल्यू आ जाएगी L2 माइनस 3 L1/2। या तो सॉल्व करिए या तो डायरेक्ट रिजल्ट लिख लीजिए। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन
आने वाले हैं वो सारे ऑर्गन पाइप वाले हैं, तो ऑर्गन पाइप के टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। है ना बेटा कि किसी भी गिवन वायर का है ना हमको यंग्स मॉडुलस निकालना है, तो आपको ये टॉपिक एक्सपेरिमेंट करने के लिए इलास्टिसिटी पूरा पढ़े होंगे, वो सब आपको याद होना चाहिए पहले, है ना, वो सब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको y निकालना है, तो हमको पता है कि y का फॉर्मूला ये होता है यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, mgl/πr²। यहाँ पे mg जो है जो आप एक्सटर्नल मास लगाएंगे उसका वेट है, ये वायर की ओरिजिनल लेंथ है, r वायर का रेडियस है और r जो है चेंज इन लेंथ, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सेल सेपरेटर्स लेते हैं, इसमें आपके दो मेटालिक प्लेट लगे हुए हैं, ठीक है, दो मेटालिक प्लेट हैं, नीचे इसके वेट लगे हैं, ये सब नहीं याद होता है, मत याद रखिएगा, हमको बस प्रोसेस से मतलब है ना। और बीच में होता है कि स्प्लिट लिमिट। स्प्लिट लिमिट क्या होता है कि एक ऐसे कंटेनर होता है, पतला सा सिलेंडर होता है जिसमें पानी भरा होता है, थोड़ा सा एयर होता है। अब जब एयर आप सिलेंडर को ऐसे रखेंगे, एयर करेंगे तो बीच में ये आ जाएगा बबल, है ना। अब जैसे ये सिलेंडर ऐसे टेढ़ा होगा तो बबल ऊपर भागेगा, इधर टेढ़ा होगा तो बबल ऐसे नीचे भागेगा, है ना, इधर की तरफ भागेगा ना। तो जो स्प्लिट लिमिट का काम होता है ना, ये जो लेवल है उसको चेक करने का काम है। अब क्या करेंगे आप देखिए, पहले आपने ये सारा ऑपरेटर्स कर लिया, अब क्या किया आपने, यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल लगा हुआ है, ठीक है, ठीक। अब क्या किया आपने, वेट लगाया, तो जैसे वेट लगाएंगे ये थोड़ा सा लेंथ चेंज होगा, लेंथ अगर चेंज होगा तो लेवल नीचे आ जाएगा, लेवल को नीचे आ गया। अब इसको बराबर करने के लिए इस स्केल को घुमाएंगे, तब तक घुमाएंगे जब तक सीधा नहीं हो गया। अब जितना ये स्केल घूमेगा, जो इसकी रीडिंग होगी उतना ही इसके अंदर चेंज इन लेंथ आया, तो आपको W1 मिल गया और चेंज इन लेंथ L1 मिल गया ना। थोड़ा सा वेट और रखेंगे, फिर से W2 रखेंगे, फिर से ये थोड़ा टेढ़ा होगा, फिर से आप इस फेरोमीटर को घुमाएंगे तो फिर से आपका L2 आएगा। ऐसे करके अलग अलग W के लिए आप L बना सकते हैं, ठीक। और फॉर्मूले में पुट करके कैपिटल L की वैल्यू इस वायर का लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ निकालने के बाद स्क्रू गेज से आप इसका डायमीटर वगैरह निकाल लेंगे, वेट आपको पता ही है। आप सारा डाटा पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू निकालेंगे, और ये यंग्स मॉडुलस का बेसिक फॉर्मूला है। यही प्रोसेस है आपका यंग्स मॉडुलस वाला निकालने का सेल सेपरेटर से, और इसकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे यंग्स मॉडुलस वाले क्वेश्चन हैं जो कि आप इलास्टिसिटी में पढ़े हो। एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, कि हमको वाटर का ना सरफेस टेंशन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपने फ्लूइड का सरफेस टेंशन का सारा टॉपिक आना चाहिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ कितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, कैपिलरी क्या होता है, राइज इन कैपिलरी, वो सब आना चाहिए। हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे हैं ना। ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, इसमें आपने वाटर कुछ राइस करेगा, जैसे आप पिन इसमें डालेंगे कुछ वाटर राइस करेगा, उस वाटर का जितना राइस का उसका हाइट निकाल लेंगे, हाइट निकाल लिया, कैपिलरी का रेडियस हम लोग फाइंड कर लेंगे। हम लोग जानते हैं H = 2t cos थीटा अपॉन r rho g होता है, ठीक है। तो यहाँ से प्योर वाटर के लिए cos थीटा की वैल्यू या थीटा की वैल्यू 0 होती है तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा t का फॉर्मूला ये आ गया। आप देखिए H की जो वैल्यू निकाले हैं, इस हाइट को निकाले हैं, रेडियस इसके कैपिलरी ट्यूब से निकाले हैं, ठीक है, और वाटर की डेंसिटी हमको पता है, g की वैल्यू पता है, सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारा सरफेस टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। और बाकी 2-3 पॉइंट्स है, ठीक है, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे सरफेस टेंशन हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। सॉल्यूट के एडिशन से सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, इम्प्योरिटी के एडिशन से, अगर सॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन इंक्रीज करेगा, इनसॉल्युबल है तो सरफेस टेंशन हमारा डिक्रीज करेगा। ये हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। हाँ, अगला एक्सपेरिमेंट है कि हमको ना टर्मिनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो आपको इस टॉपिक को करने के लिए आपको आना चाहिए कि अगर किसी बॉडी को, सॉलिड बॉडी को हम पानी में गिराएंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा, विस्कस फोर्स क्या होगा, वो सब आपको पहले से आना चाहिए, ठीक है। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ये है, ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या कि जैसे आपका एक ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में आपने पानी भर दिया, पानी की डेंसिटी वगैरह आपको पता है, ठीक है। आपने एक ऐसा स्फेरिकल बॉल ले लिया, अलग अलग रेडियस का कई सारा बॉल ले लीजिए ना, ठीक है, ठीक। तो आपने एक ऐसा स्फेरिकल बॉल लिया जिसका रेडियस और डेंसिटी आप पता है। अब जैसे बॉल यहाँ गिराए, आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ए और बी। ए से बी तक जाने में टाइम नोट करिए और ए से बी तक का लेंथ नोट करिए, उसको यूज करके आप टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर से बोले 2 पॉइंट नोट कर लीजिए, मार्क कर लीजिए, एक ए मार्क कर लीजिए, एक बी मार्क कर लीजिए, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मार्क कर लीजिए। जैसे बॉल इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्रॉस करता है, स्टॉप वॉच से टाइम नोट कर लीजिए, तो आपका डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, वेलोसिटी आ जाएगी, सारी डेंसिटी पता है। तो इन फॉर्मूले को यूज करके आप लोग क्या निकाल लेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज ईटा। बाकी सारा डाटा आपको पहले से पता है, और यहाँ से v/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इनके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। में ना हमको सॉलिड का, ठीक है, या लिक्विड का ना, ठीक है, मेथड ऑफ मिक्सचर से स्पेसिफिक हीट फाइंड करना है।
तो ये आपका बेटा एपरेटस रिक्वायर्ड है और प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यहाँ लगेगा, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ठीक है। ये आपके एपरेटस हैं, ठीक है। ये आपको, और ये जो टॉपिक है ये एक्सपेरिमेंट पढ़ने के लिए ना आपको कैलोरीमेट्री का पूरा चैप्टर अच्छे से आना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मिक्सचर क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होती है। देखिए यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले ये जो सॉलिड है, ठीक है, इस सॉलिड का मास हमने सपोज कर लिया m1 है और स्पेसिफिक S1 है, ये हीटेड सॉलिड बॉडी है ना। इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है, ठीक। अब जो कैलोरीमीटर है इसके अंदर पानी वगैरह कुछ नहीं डाले हैं तो उसका मास हमारा m2 आ गया, स्पेसिफिक S2 आ गया और टेम्परेचर T2 आ गया। अब इसके अंदर जब पानी इसके अंदर मिला दिए हैं, ये पानी डाल दिए हैं, तब वेट किया गया तो इसका मास m3 आ रहा है। तो m3 जो है इस लिक्विड का भी मास है, इस कंटेनर के मास है, दोनों का सम है m3, ठीक है। तो अगर हम पूछें मास ऑफ लिक्विड कितना है तो m3 में से m2 को माइनस करना पड़ेगा, ये निकल गया। लिक्विड का स्पीड S3 है और मान लेते हैं कि फाइनल टेम्परेचर, लिक्विड का टेम्परेचर वही होगा जो इस कैलोरीमीटर का हो तो T2 हो गया। अब देखिए ये जो बॉडी है इसका टेम्परेचर हाई है तो ये हीट देगा, और यहाँ पे ये जो कैलोरीमीटर है लिक्विड है ये हीट लेगा, तो ये कितना हीट देगा। देखिए m1 S1 मान लेते हैं जो मिक्सचर के इन दोनों का ना फाइनल टेम्परेचर T1 आ रहा है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर T1 है, T0 आ रहा है, तो क्या लिखे, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम करेगा, तो m1 S1 T1 माइनस T0, ये आपका सॉलिड के लिए हो गया, ठीक। अब मान लीजिए इस कैलोरीमीटर का ले लें तो क्या लिखेंगे m2 S2 और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, ये राइज कर रहा है ना, इसलिए T0 माइनस T2 लिखा। और जो इसके अंदर लिक्विड है उसका मास कितना है, ये आपका m3 माइनस m2, तो m3 माइनस m2 S3 T0 माइनस T2। इस इक्वेशन को यूज करके आप S1 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो सॉलिड का आपका स्पेसिफिक हीट आ गया। अच्छा, इसके अंदर कोई अननोन लिक्विड ले रहे हैं, उसका स्पेसिफिक निकालना है, तो यहां पे एक ऐसा सॉलिड लीजिए जिसका S आपको पता हो, तो उसका अगर S1 पता होगा इस लिक्विड का S3 निकाल सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक हीट वाले टॉपिक से आप दोनों का स्पेसिफिक निकाल सकते हैं, लिक्विड का भी निकाल सकते हैं और सॉलिड का भी। इसके लिए आपको कैलोरीमीटर का पूरा चैप्टर आना चाहिए, इससे बेसिस पे वही सारे क्वेश्चन आए। रेजिस्टिविटी ऑफ द गिवन मटेरियल ऑफ अ गिवन वायर बाय यूजिंग अ मीटर ब्रिज, है ना। मीटर ब्रिज को यूज करके हमको क्या निकालना है, रेजिस्टिविटी निकालना है किसी भी गिवन वायर का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी निकालते कैसे, देखिए आर का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बेटा। अगला एक्सपेरिमेंट है कि गिवन मटेरियल का ना, किसी भी गिवन वायर का हमको रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, क्या यूज करके, मीटर ब्रिज को यूज करके, ठीक है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका अपरेटस रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अपरेटस के बाद ना ये आपका जो वो है मीटर ब्रिज है, ठीक है। इसमें बेसिकली जो मीटर ब्रिज वाला एक्सपेरिमेंट होता है वही है कि आपका ये मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज को यूज करके देखिए यहाँ पे आपके क्या होते हैं, एक ये जैसे दो एल शेप के मेटालिक प्लेट होते हैं मीटर ब्रिज में, और एक हमारा रेक्टेंगुलर होता है, और दो के बीच में ये एक अननोन वायर लगाते हैं जिसका निकालना है। यहाँ पे डिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, यहाँ पे 1 मीटर का वायर लगा होता है, इसके बीच में से एक गैलोमीटर लाते हैं, गैलोमीटर का एक पॉइंट यहाँ और दूसरे पॉइंट को यहाँ पे बैलेंस करते हैं, बार बार ये शिफ्ट करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं, और इस वाले पॉइंट के और इस वाले पॉइंट के बीच में से सेल को लगा देते हैं और की लगाते हैं, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग इस फॉर्मूले से पहले तो हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि आर की वैल्यू कितनी होती है, रो L अपॉन ए। वायर का लेंथ मेजर कर लेते हैं, वायर का रेडियस से एरिया निकाल लेते हैं और रेजिस्टिविटी निकल जाएगी, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, इसके सारे क्वेश्चन वही होंगे ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका चैप्टर अगर तैयार है तो इसके सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक। अगला आपका एक्सपेरिमेंट है कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन। तो क्या करिए, इस वेरिफिकेशन करने के लिए पहले आप एक रेजिस्टेंस ले लीजिए, उसके साथ एक एमीटर लगा दीजिए सीरीज में, वोल्ट मीटर लगा दीजिए वोल्ट इसके पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और ये आपकी बैटरी है, ठीक। और इसके साथ रियोस्टेट लगा होता है, ठीक है, ताकि रियोस्टेट को यूज करके ना बैटरी के पोटेंशियल को आप चेंज करें। जैसे जैसे पोटेंशियल चेंज करेंगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो V और I का डिफरेंट डाटा नोट करेंगे, और नोट करके V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे, और जो भी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे उनको मिला के ग्राफ बना लेंगे, और हम लोग इसका स्लोप जो होता है डेल्टा V बाई डेल्टा I से ये हम लोग R निकालेंगे। बहुत बेसिक सा है, क्लास 10th लेवल का एक्सपेरिमेंट है। कि हमको रेजिस्टेंस निकालना है और मेरिट ऑफ ए गैलोमीटर, हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दो चीज़ें निकालनी है हमको, इसका मेरिट निकालना है और इसका वो निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है किसी भी गिवन गैल्वेनोमीटर का। ये आपका एपरेटस यूज्ड है, ये आपका हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना।
तो गैल्वेमीटर का काम क्या होता है, छोटे से छोटे करंट को ना, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, चेक करना कि करंट कितना है, करंट के डायरेक्शन चेक करना। अब देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बॉक्स ले लीजिए, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स ले लीजिए, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स ले लीजिए, ठीक। एक आप बैटरी ले लीजिए, की ले लीजिए। ये थोड़ा सा अलग एक्सपेरिमेंट है, आप नहीं पढ़ा होगा पहले, इसलिए ध्यान से देखिएगा ना। तो दो आपके रेजिस्टेंस है, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक लो रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक आपका की 1 यहाँ पे, एक की 2 यहाँ पे, ठीक है। जनरेटर का रेजिस्टेंस हमारा जी है, ठीक है, और ये सेल है। अब सबसे पहले क्या करें, इस वाले सर्किट में हम जो K2 है ना, K2 को ऑफ कर दें और K1 को ऑन कर दें। अगर K2 को ऑफ कर देंगे, K1 को ऑन कर देंगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो ये आपकी सर्किट बचेगी। तो इस समय जो करंट जा रहा है E/R+G आ जाएगा, ठीक। अब IG की वैल्यू E/R+G आ गई। R जो है ये आपका हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है, G गैल्वेमीटर का है और IG तो गैल्वेमीटर का करंट है, ठीक है। अच्छा, सपोज दैट गैल्वेमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो आपका थीटा है, ठीक है। अभी आपका की 1 वाला स्विच हमारा ऑन था, की 2 वाला ऑफ था। अब क्या करते हैं, दोनों स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक। अब दोनों स्विच को ऑन करिए और ये जो लो रेजिस्टेंस बॉक्स वाला है इसके रेजिस्टेंस को शिफ्ट करते रहिए, तब तक शिफ्ट करिए जब तक इस वाले में जितना डिफ्लेक्शन आया था उसका हाफ ना हो जाए। जैसे इस वाले में डिफ्लेक्शन अगर 60 डिग्री आ रहा है तो इसको तब तक शिफ्ट करेंगे जब तक डिफ्लेक्शन 30 डिग्री ना आ जाए, और जितने रेजिस्टेंस पे आपका डिफ्लेक्शन 30 डिग्री आ गया उस रेजिस्टेंस को नोट करेंगे ऐसे और इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। ये डेरिवेशन में जाना हो जाइए, नहीं जाना हो मत जाइए, कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि सबसे पहले आप K1 को ऑन करिए, K2 को ऑफ करिए। अब इस समय आप डिफ्लेक्शन नोट करिए, डिफ्लेक्शन इज समथिंग लाइक 60 या 70 कुछ भी है ना। उस समय इसका रेजिस्टेंस R मान लें, इसका रेजिस्टेंस G मान लें। अब आप K1 K2 दोनों को ऑन कर लीजिए और इसके रेजिस्टेंस को तब तक शिफ्ट करिए जब तक इसका डिफ्लेक्शन पिछले वाले के हाफ ना हो जाए, तब रीडिंग नोट करिए। ऐसा आया, इस फॉर्मूले को यूज करके G निकालिए। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि फिगर ऑफ मेरिट I/थीटा या N C/NAB, ठीक है। IG की वैल्यू हमको यहां से पता है और इसकी वैल्यू K थीटा है, ठीक है। तो यहां से K की वैल्यू आ गई। अब यहां से इस इक्वेशन से 1/थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये इक्वेशन बनेगा, और इस इक्वेशन में देखें अगर इसको y पे पुट करते हैं और आप जो है r को x पे पुट करते हैं, इनमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। इस ग्राफ का जो स्लोप बताएगा K/E, मतलब कि K/E को यूज करके K निकालेंगे फिगर ऑफ मेरिट, और y इंटरसेप्ट KG/E निकालेगा। तो दो चीज हमने निकाल लिया। क्या क्या निकाला, एक तो इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया और रेजिस्टेंस निकालने के साथ फिगर ऑफ मेरिट। हम लोग को ना कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालना है, कॉन्वेक्स मिरर का निकालना है, कॉन्वेक्स लेंस का। ये तीनों एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास एक ऑप्टिकल बेंच है, ठीक है। ये इसके ऊपर एक स्केल लगी होती है और हमारे पास एक लेंस होल्डर या मिरर होल्डर लगा होता है और ये दो पिन है, ठीक है। इनको आप आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं, ये है, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर आपको कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निकालना है तो कॉनकेव मिरर के सामने आप कोई भी लाइट, सनलाइट ले लीजिए। सनलाइट आ रही है, ये फोकस पे मिलेगा, ठीक है। जब फोकस पे मिलेगा तो ये जो डिस्टेंस होगी F होगी, इसको नाप सकते हैं और बता सकते हैं कि F की वैल्यू आसपास कितनी है, ठीक। अब इस एक्सपेरिमेंट से करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप कॉनकेव मिरर ले लीजिए, सामने एक निडल ले लीजिए, इसको फिक्स कर लीजिए, इसका यू फिक्स हो गया। अब यहाँ पे इसको शिफ्ट करके ना इमेज बनाइए और देखिए कि इस निडल, ये वाली निडल ऐसे और ये वाली निडल का इमेज जैसे यहाँ बनना है हेड टू हेड, समझिएगा इमेज फॉर्मेशन है। ये डिस्टेंस को V मेजर कर लिए, तो आपके पास U है, V है, U चेंज कर करके V की वैल्यू निकालिए, उससे ग्राफ प्लॉट करिए। अच्छा, इसका ये रे डायग्राम है, ठीक है ना, प्लॉट करिए। अब जब प्लॉट करेंगे तो ये चीज़ बनेगा। इनमें से एक लाइन बनाइए जो लाइन इसके यहाँ से पास हो रही है, 45 डिग्री पे पास हो रही है। अगर 45 पे पास हो रहा है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये 2F है, ये भी 2F है, तो F की वैल्यू OP प्लस OQ 2F 2F 4 तो 4 ये हो गया। अगर U और V में ग्राफ बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा ना। अच्छा, यही चीज़ अगर मान लीजिए आपको कॉन्वेक्स मिरर का बनाना है तो कॉन्वेक्स मिरर ले लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको एक लेंस लेना पड़ेगा, लेंस को ले लीजिए। अब जैसे ही आप लेंस से ऐसे लाइट आएगी, है ना, यहाँ पे जाके कहीं मर्ज होगा तो आपको इमेज ऐसे बनेगा, बन गया। ये डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए x, ठीक। इसको हटाइए और इसको हटा के जहाँ पे ये इमेज बन रहा है एक दूसरे के ऊपर, उसको मेजर करिए v। तो ये जो चीज़ है वो c है, मतलब r है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि अगर x में से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर आपका r आ जाएगा। इसको आप d मान लीजिए, ठीक है। ये x है, मतलब ये x है और ये चीज़ आपका v है, तो ये आपका r आ जाएगा। तो f की वैल्यू बाई 2 कर देंगे, ये भी चीज़ आ गई, ठीक। अगला एक्सपेरिमेंट और ईजी है, देखिए इसमें क्या करना है। इसमें कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें भी डायरेक्टली आप वो सनलाइट वाले रेस का काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है, लेंस ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, जहाँ पे ये मर्ज कर गया एक दूसरे ऊपर, तो ये आपका V है, तो ये U है, ये V है, फिर से ग्राफ प्लॉट करिए, फिर वो प्रोसेस हो गया। इसको यूज करके हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। यूज करके ना हमको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ठीक है, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है, हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करना है, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है।
तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर किसी प्रिज्म से आप लाइट पास करते हैं तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड है और ये आपका इमर्जेंट रे है। ये दोनों नॉर्मल है, ये R1 है, ये R2 है, ये A है, ये सब आप लोग को पता है। डेल का फॉर्मूला ये है, A = R1 + R2 होता है। डेल्टा अगर मिनिमम है तो I और E बराबर होंगे, R1 R2 भी बराबर होगा, इसकी वैल्यू A/2 होगी। और ये आपका म्यू का फॉर्मूला है, ये सब आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा। अब देखिए एक प्रिज्म ले लीजिए, ठीक है। प्रिज्म लेने के बाद आप लाइट रे को ये फिक्स करिए, यहाँ पे पिन लगा दीजिए। पिन लगा दिया, पिन लगाया, अब यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है तो पिन लगा दीजिए, प्रिज्म हटा लीजिए। ये पर्पेंडिकुलर जो लाइन है ये आई बताएगा और इसको ज्वाइन कर देंगे तो कितना एंगल ये मुड़ा ये आप निकाल लेंगे। तो आपको आई पता चल गया, डेल पता चल गया। अब आई की वैल्यू को चेंज कर करके डेल की वैल्यू को कई सारी नोट करिए, उस डेल और आई में ग्राफ बना लीजिए, है ना। जब आप ग्राफ बनाएंगे ग्राफ ऐसा बनेगा, कहीं पे एक पॉइंट पे ना ये डेल मिनिमम होगा तो डेल मिनिमम की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है। आई बनाया, डेल निकाला, इसका ग्राफ बनाया, ग्राफ से ये मिनिमम पता चल गया। अब डेल मिनिमम पता है, आई पता है, इसमें फॉर्मूले में पुट कर लेंगे डेल मिनिमम और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू, तो म्यू निकल जाएगा। दो चीज निकाल ली, ग्राफ भी प्लॉट कर लिए, म्यू की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, फिर है ये आपका ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है ना। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को यूज करके ना आपको ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो म्यू = होता है फॉर्मूला रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। अच्छा, यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस बना लीजिए पेपर, ठीक है। आप ये डाटा मेजर कर लीजिए, ठीक है। ये आपने फोकस किया, ये डाटा मेजर किया, तो ये वैल्यू जो आ गई R1 आ गई। अब इसके ऊपर ग्लास स्लैब लगाइए, अब ग्लास स्लैब लगा के इसका इमेज यहाँ दिखाई देगा ना, तो ये मेजर कर लीजिए, तो ये आपका ये वैल्यू आ गई, दैट इज R2, है ना। अब अगर मान लीजिए अगर आप क्या करेंगे, ये आपका R2 आ गया। अच्छा, इसके ऊपर एक बॉर्डर लगा दीजिए, कोई भी बॉर्डर, ताकि इमेज ना दिखाई दे। ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये R3 आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब समझिए, अगर इस पूरे वाले मान रहे, इस पूरे वाले में से R3 वाले में से, ठीक है, अगर आप R1 को माइनस कर देंगे तो रियल डेप्थ आ जाएगा, और R3 में से R2 को माइनस कर देंगे तो अपरेंट आ जाएगा। और ये रेशियो लेके ना आप लोग क्या निकाल सकते हैं, म्यू। और जो यहाँ पे ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है उसका लिस्ट काउंट का फॉर्मूला है 1 मेल स्केल रीडिंग -1 वर्नियर स्केल रीडिंग। बहुत ईजी है, एक बार क्रॉस करके रीडिंग, फिर एक बार स्लैब लगा के रीडिंग, और एक बार पाउडर डाल के, तो एक बार R1 आ गया, एक बार R2 आ गया, एक बार R3 आ गया, और इस फॉर्म में पुट कर देंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी ग्लास स्लैब का। इसमें हमको फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग का ना हमको ग्राफ बनाना है, एकदम सिंपल है, जो आपने पढ़ा है। इसमें एक्सपेरिमेंट से पूछने वाली कोई चीजें नहीं है, थ्योरेटिकल चीजें ना, सिंपल सी बात है। फॉरवर्ड में है तो P पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ठीक है, और N हमारा नेगेटिव से कनेक्ट होगा। रिवर्स से तो उल्टा है। फॉरवर्ड बाइसिंग में जिस पॉइंट पे हमारा मतलब कंडक्शन स्टार्ट होता है उसको यूनि पोटेंशियल कहते हैं, इसमें जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन पोटेंशियल कहते हैं। तो जितना डाटा आप पढ़े हैं ना फॉरवर्ड बाइसिंग का, पीएन जंक्शन है, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आने वाले, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद है जेनर डायोड। जेनर डायोड से भी बहुत क्वेश्चन है, सर्किट वाला याद रखिएगा, जो जेनर डायोड पढ़ा होगा अच्छे से सेमीकंडक्टर में, एक्सपेरिमेंट भी समझिएगा ना। देखिए जेनर डायोड क्या होता है, एक डायोड है, पीएन जंक्शन ही है, जो कि रिवर्स बायसिंग में ना हाईली डोप्ड होता है, ठीक है। इसका काम होता है एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। कौन सा रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर। मतलब कि इनपुट के पोटेंशियल को भले हम चेंज करते रहें, लेकिन आउटपुट का पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये काम होता है जेनर डायोड का। इसमें भी बहुत डिटेल नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आपने सेमीकंडक्टर में अगर पढ़ा होगा ये चीज जो वहां पढ़े हैं वही सारी चीजें यहाँ पढ़नी है, कोई एक्सपेरिमेंट का कोई स्पेशल नहीं पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, अगला ऑब्जेक्टिव है, अगला ये वाला तो आपने देखा होगा कि कैसे आप डायोड को आइडेंटिफाई करेंगे, एलईडी को करेंगे, रेजिस्टर को करेंगे, कैपेसिटर। देखिए कोई सर्किट ले लीजिए, उस सर्किट में रेजिस्टर लगाइए, करंट आएगा, उस रेजिस्टर को पलट देंगे तो भी करंट आएगा, तो रेजिस्टर है, ठीक है। एलईडी को तो देख के बता सकते हैं भाई लाइट देगा, ठीक। कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर को जब आप सर्किट में लगाएंगे तो पहले तो वो करंट को पास करेगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब चार्ज होगा तो करंट को पास नहीं करेगा। तो पहले करंट को जाने दे, चार्ज होने के बाद ना जाने दे, तो आपका कैसा है, कैपेसिटर है। या तो ये जो है यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये जो है डीसी को अलाउ करे बट एसी को अलाउ ना करे तो कैपेसिटर है। लेकिन अगर कहीं डायोड को अगर पहचानना है तो फॉरवर्ड बाइसिंग में जैसे एक तरह से लगा दीजिए, मान लीजिए तो करंट आ रहा है, उल्टा लगाने पे ये 1 2 है, उल्टा लगाने पे अगर करंट नहीं आ रहा है समझिए कि हमारा डायोड है। फिर से बता रहे हैं ना, एलईडी को देख के पहचान जाएंगे, ठीक है। रजिस्टर को सीधा लगाइए, उल्टा लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, करंट दोनों में देगा। डायोड को सीधा लगाएंगे मतलब फॉरवर्ड में तो देगा, रिवर्स में लगाएंगे तो नहीं देगा। कैपेसिटर को पहले लगाएंगे जब चार्ज नहीं है तो करंट तो देगा, लेकिन चार्ज जगह तो डिस्चार्ज मतलब जब चार्ज रहेगा तो करंट को ब्लॉक कर देगा, नहीं देगा। या तो एसी को तो ये वो क्या करते हैं ब्लॉक कर देगा, डीसी को जाने देगा, तो कैपेसिटर। ये पहचानने का तरीका है, ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। एंड द लास्ट वन कलर कोडिंग ना, जितने भी रजिस्टर होते हैं उस रजिस्टर पे 4 कलर होते हैं, ऐसे 4 ABCD। इन कलर को यूज करके ना हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इसका रेजिस्टेंस। देखिए पहला 2 कलर डिजिट बताता है, ठीक। तीसरा वाला मल्टीप्लायर बताता है, चौथा वाला टॉलरेंस बताता है। तो देखिए AB डिजिट इनटू मल्टीप्लायर अब प्लस माइनस डी ओम, ठीक। देखिए लिखा है AB डिजिट है, C वाला मल्टीप्लायर है, D वाला टॉलरेंस है। अच्छा, इनमें से जैसे 4 कलर है, पहला कलर कौन सा है, तो जो कलर इंड के पास है वो पहला कलर, ये वाला पहला नहीं होगा, ये वाला, क्योंकि इंड के पास है। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक है,
शॉर्ट ट्रिक ये है, ठीक है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैव वेरी गुड वाइफ, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, ब्रिटेन से ब्लू, वी से वॉलेट, गुड से ग्रे, द वाइफ से व्हाइट है। ये पूरा आपका लिस्ट है, ठीक है। इसमें गोल्ड सिल्वर लास्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। ये सारे इसके नंबर है 0 1 2 3 8 9 तक, ये भी 9 तक, बाकी ये मल्टीप्लायर है और इनका टॉलरेंस है। टॉलरेंस का मतलब होता है एरर। अब जैसे एक क्वेश्चन मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है, जैसे ये 4 कलर है, रेड है, फिर दूसरा येलो है, फिर ग्रीन है, ऑरेंज है। तो रेड कलर का डिजिट कौन सा है? रेड कलर का डिजिट 2 है, तो पहला डिजिट 2 हो गया। उसके बाद आपका ऑरेंज येलो कलर है, येलो कलर का डिजिट कौन है? 4 है, तो उसका 4 हो गया 24। फिर है ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का देखिए मल्टीप्लायर कौन है? 10/5, तो इंटू 10/5। और ऑरेंज का टॉलरेंस कौन है? तो ऑरेंज कलर का टॉलरेंस 3% है, तो इसका रेजिस्टेंस आ गई है। तो फिर से बोल रहे हैं, पहला 2 कलर जो है डिजिट है, तीसरा वाला मल्टीप्लायर है, चौथा वाला टॉलरेंस है। इस कलर कोडिंग को यूज करके किसी भी गिवन रेजिस्टेंस का, रजिस्टर का हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट वाला है। थैंक यू।